स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं वंशागत का आणविक सिद्धांत। आज इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं DNA कुंडलिनी का पैकेजिंग। ये पैकेजिंग क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। आपको कोई सामान बहुत अच्छे से पैक करना है, तो अगर वो सामान बहुत बड़ा है और उसको पैक करने के लिए जो डिब्बा आपको मिला है वह अगर साइज में छोटा है तो उसको पैक करने के लिए आपको विशेष तकनीक की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कोई कमरा है, वह 10 फीट लंबा और चौड़ा है। यदि उसमें हमको 100 फीट लंबी सीढ़ी रखनी है तो हम कैसे रखेंगे? आपको भी पता है कि उस लंबी सीढ़ी को हम 10-10 फीट में क्या कर दें, काट दें, और काट करके उस 10 सीढ़ियों को हम उस कमरे में रख सकते हैं। इस तरीके से चाहें तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत अधिक जो है सीढ़ियाँ रख सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि उस 10 फीट चौड़े जो है कमरे में अगर हम 100 फीट लंबी सीढ़ी रखना चाहें तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं वह आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन यदि उसके अंदर हम DNA धागों को निकाल के और उसको लंबा करके देखते हैं तो वो DNA धागे उस कोशिका से कई गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना तक लंबे होते हैं। ये कैसे होता है, यह कैसी संरचना बनती है उस कोशिका के अंदर, और इसी पूरी बात को हम डिटेल में समझेंगे। और जो ये टॉपिक है, इसीलिए यह क्या है कि जो DNA का कुंडलिनी है उसकी पैकेजिंग कोशिका के अंदर कैसी होती है। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि DNA के दो क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 × 10⁻⁹ मीटर होती है। वाटसन और क्रिक के DNA मॉडल में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि DNA के किन्हीं दो बेस पेयरों के बीच की दूरी जो होती है वह 0.34 होती है × 10⁻⁹ मीटर। अगर जिसको यह समझ में ना आ रहा है बेस पेयर किसे कहते हैं, क्षार युग्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम समझते हैं। आपको भी पता है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जबकि RNA में एक अलग पाया जाता है, वह थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि एडेनिन के साथ जोड़ता कौन है, थाइमिन। ध्यान रखिएगा, एडेनिन के साथ हमेशा कौन जोड़ता है, थाइमिन, और इनके बीच 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। फिगर में भी आप देख रहे होंगे, इस तरीके से एडेनिन से थाइमिन हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है और ग्वानिन से साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। इन दोनों जोड़ों को ही क्या हम कहते हैं, क्षार युग्म। तो दो क्षार युग्म के बीच की जो दूरी होती है वह 0.34 × 10⁻⁹ होती है। अब होता क्या है आगे समझते हैं। एक कोशिका में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, यानी क्षार युग्म होते हैं। आपको भी पता है, गणित इतनी सभी की अच्छी होगी कि अगर इतने बेस पेयर हैं, एक के बीच इनकी दूरी है, तो एक कोशिका में कितने ज़्यादा या कितने बड़े DNA होते हैं इसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एक केंद्रक में DNA की लंबाई कितनी होगी, अगर हम इस संख्या यानी बेस पेयर के बीच की दूरी और उनकी संख्या के बीच गुणा करते हैं तो वह लगभग 2 मीटर आती है। यानी एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो DNA होता है वह 2 मीटर लंबा होता है। अब यहाँ पे बात आती है, अच्छे से हम समझते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे इस कोशिका को, इस कोशिका में देखिएगा तो कोशिका द्रव्य के अंदर एक जो प्रमुख उसका जो केंद्र है उसको हम केंद्रक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और इस केंद्रक को चारों तरफ एक मेम्ब्रेन घेरे हुई है जिसको हम केंद्रक कला कहते हैं। यह केंद्रक कला केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को छोड़ दें तो सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें यह यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर में ये यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझ में, यानी अगर हम इंसानों की बात करते हैं, इंसान में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक विकसित मनुष्य में कितने 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं। यानी एक इंसान के अंदर इन कोशिकाओं की संख्या 10⁻14 होती हैं
और हमको पता है एक कोशिका में कितने डीएनए पाए जाते हैं, 2 मीटर लंबे डीएनए पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें कि उस इंसान के पूरे शरीर में कितना लंबा डीएनए है, तो क्या करेंगे, हम उस डीएनए की लंबाई की पूरी उस कोशिकाओं की संख्या से जब गुणा कर देते हैं तो वह संख्या निकल के आती है 2 × 10⁻14 मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में कहें तो 2 × 10⁻11 किलोमीटर। यह इतनी अधिक लंबाई होती है कि अगर आप कल्पना करें कि इस पृथ्वी से सूर्य की जो लंबाई है, जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है, अगर उसमें इस डीएनए के धागों के, यानी एक इंसान के पूरे डीएनए के धागों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम पृथ्वी से सूर्य तक 100 बार आ सकते हैं, 100 बार जा सकते हैं। इतना लंबा डीएनए मानव शरीर के अंदर होता है। और यह डीएनए पैक कैसे होता है, इसी के बारे में हम डिटेल में आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई, यह एक प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, आप फिगर में देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है और उसकी जगह क्या पाया जाता है, केंद्रकाभ का पाया जाता है। केंद्रकाभ को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड वह संरचना होती है जिसमें केवल एक रिंग के नुमा डीएनए की संरचना पाई जाती है और उसमें कोई किसी भी प्रकार का केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो यह फिगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की देख रहे हैं। अब बात करते हैं ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें जो डीएनए की लंबाई होती है वह 1700 माइक्रोमीटर होती है। ध्यान से समझिएगा, 1700 माइक्रोमीटर लंबा डीएनए पाया जाता है किसमें, ई कोलाई के अंदर। जबकि उस कोशिका की लंबाई की बात करें तो उस कोशिका की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोमीटर है। लगभग 850 गुना उस कोशिका के आकार से ज़्यादा बड़ा केंद्रक पाया जाता है इस बैक्टीरिया के अंदर। ये पैकेजिंग कैसे होती है इसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें किसी भी कोशिका के अंदर सामान्य में, अगर उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, कोशिका 1 से 2 में नहीं बट रही है, तो हम देखते क्या हैं कि जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होते हैं धागे नुमा संरचनाओं में पाए जाते हैं और विभाजन के पूर्व जो डीएनए धागों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोम मीन्स होता है कलर, टिन मीन्स धागे, यानी ऐसे धागे जो कलरफुल होते हैं, तो ये क्रोमैटिन कहलाए। अब होता क्या है, क्या क्रोमैटिन ही होते हैं या यह बदलते भी हैं? तो यहाँ हम अगला पॉइंट देखते हैं कि क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय, यह जो क्रोमैटिन धागे होते हैं यह क्या करते हैं, संघनित होने लगते हैं। संघनित को और सरल शब्दों में कहूँ तो वो डीएनए के अणु आपस में क्या होते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। और जब इकट्ठे होने लगते हैं कब, कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में। आपको इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटाफेज। कोशिका को विभाजन को हम 4 भागों में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेज में यह डीएनए संघनित हो जाते हैं। अब इनको हम क्रोमैटिन नहीं कहते, इन संघनित क्रोमैटिन धागों को हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं या क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इन संघनित क्रोमैटिन धागों को एक नाम दिया और वो नाम क्या कहलाया, क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। और क्रोमोसोम नामक शब्द किसने दिया, वाल्डेयर ने। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में गुणसूत्र में होता क्या या क्रोमैटिन धागे में होता क्या है। तो अगर हम और समझते हैं गहराई से, तो जो गुणसूत्र होते हैं वह बने होते हैं किसके, न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो मीन्स डीएनए एंड आरएनए, और साथ में इनके साथ क्या जुड़ा होता है, प्रोटीन जुड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं कि कितने % डीएनए होगा, कितने % आरएनए होगा और उसके साथ जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है और कौन उस प्रोटीन में ऐसी खासियत क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्रोमोसोम में, तो डीएनए कितने होते हैं, 36.6%, 36.6% क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए की मात्रा 9.6 होती है। अब बात करेंगे कि गुणसूत्र में आरएनए कहाँ से आ गए। तो आपको भी पता है कि अनुलेखन एक प्रक्रिया होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है।
साथ में हिस्टोन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 37.5% होता है। ध्यान से समझिएगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी ऐसे प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन की तरह नहीं होते, उनसे अलग होते हैं, उनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उनकी मात्रा 10.4% होती है। यह बात हुई किसके गुणसूत्र के अंदर किस जो तत्व पाए जाते हैं उनमें कितने प्रतिशत होते हैं। अब बात होती है कि आखिर वह संघनित धागे बनते कैसे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। इसको समझते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होते हैं, अकार्बनिक फास्फेट होते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आपको भी पता है न्यूक्लियोटाइड जब बन रहे हैं, इसके पहले के वीडियो आप देखिएगा, तो जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक राइबोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फास्फेट। ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यह फास्फेट क्या होते हैं, H3PO4 इनका सूत्र होता है। यह क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। यह जो फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ते हैं डीएनए में, वह क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और ऋणावेशित होने के कारण वह जो डीएनए की श्रृंखला होती है वह पूरी तरीके से क्या होती है, ऋणावेशित होती है। अब बात करते हैं, अगर डीएनए ऋणावेशित है तो वह किससे आकर्षित होगा, धनावेशित से। तो होता क्या है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह धनावेशित प्रोटीन होते हैं। अब आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्यों डीएनए पैकेजिंग बना पाता है हिस्टोन के साथ। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि डीएनए ऋणावेशित होता है और जबकि जो प्रोटीन होता है वह धनावेशित होता है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब वह प्रोटीन धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन, ध्यान से समझिएगा, 2 अमीनो एसिड होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों क्षारीय अमीनो एसिड्स जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको भी पता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वह क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से जैसे एक मोती की माला ले ले तो उसमें मोती जो है मिल के क्या करते हैं, धागे के साथ एक मोती का माले का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ के एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। और वो जो धागा होता है, यानी जिस बंध से या बॉन्ड से दोनों अमीनो एसिड जुड़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि जब धनावेशित प्रोटीन और ऋणावेशित डीएनए मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं। उसको आगे देखते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे, यह एक संरचना है जिसमें प्रोटीन का अणु है और वह प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। और उस हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए चारों तरफ से लपेटे हुए है। क्यों, क्योंकि डीएनए ऋणावेशित है और हिस्टोन प्रोटीन क्या है, धनावेशित है। इसके पीछे क्या है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन जो एमिनो अम्ल होते हैं यह बेसिक क्षारीय होते हैं, इसी कारण यह धनावेशित होते हैं और आपस में एक कुंडली संरचना बनाते हैं जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियोसोम। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम डिटेल में न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप समझ सकें। अब बात होती है आर कॉर्नबर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1974 में न्यूक्लियोसोम यानी जो संरचना जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल के बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, उसकी संरचना का क्या किया था, व्याख्या दी थी। किसने, आर कॉर्नबर्ग ने। कब, 1974 में। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी डीएनए आनुवांशिक लक्षण प्रकट करते हैं, सभी क्रोमैटिन धागे के आनुवांशिक लक्षण प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, उसका आंसर निकल के आता है कि जहाँ क्रोमैटिन ढीले ढाले होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जहाँ धागे हल्के रंग के होंगे कोशिका के केंद्र के अंदर और वह ढीले होंगे, बहुत महीन होंगे, पतले होंगे, वह गाढ़े नहीं दिखाई देंगे, हल्के रंग के होते हैं, उन्हें हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। और यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, यह आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। यानी कि जो भी आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस गुणसूत्र के अंदर कोई ले जाता है तो वह कौन लेके जाता है, वह लेके जाते हैं यूक्रोमैटिन। क्यों, क्योंकि वह आनुवांशिक रूप से विकसित होते हैं, एक्टिव होते हैं और वह अपने लक्षण को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। जबकि कुछ उस डीएनए के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अच्छे ढंग से क्या होते हैं, बंधे होते हैं
और साथ में गाढ़े रंग के होते हैं, बहुत उनका जो कलर देखने में आपको लगेगा कि वहाँ बहुत कंडेंस है, बहुत गाढ़े दिख रहे हैं क्रोमैटिन धागे, उनको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वह क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक लक्षण होते हैं वह प्रकट नहीं कर पाते, जिसके कारण कि उन्हें हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डीएनए के कुंडलिंग की जो मैपिंग होती है उसको अच्छे से समझ लिया। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियोसोम को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।